खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। निसर्ग तूफान से मची तबाही का मंजर बेहद खौफनाक है, लेकिन तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेंगी। अनुमान लगाया जा रहा है कि मुंबई से इस तूफान का खतरा लगभग टल गया है। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिरे हैं। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सेलिंग पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। महाराष्ट्र में एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। ऐसे में लोगों को घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर भी शाम 7 बजे तक आवाजाही को रोक दिया गया है। चक्रवात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 20 टीमें तैनात की गई हैं। इसमें मुंबई में 8 टीमें, रायगढ़ में 5 टीमें, पालघर में 2 टीमें, थाने में 2 टीमें, रत्नागिरी में 2 और सिंधुदुर्ग में 1 टीम तैनात की गई है। कुछ टीमों को स्टैंड बाई पर भी रखा गया है। निसर्ग साइक्लोन जो सीवियर साइक्लोन था, वो ये सीवियर साइक्लोन रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अलीबाग के साउथ में 12:30 से 2:30 बजे तक लैंडफॉल हो चुका है। और उसका अभी जो सिर्फ पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट है हम लोग जो मुंबई और थाने में देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पे सभी जगह पे विंड स्पीड बढ़ गया है और बारिश भी बढ़ गई है। पूरे दिन भर में हम लोग देख रहे हैं कि बारिश है। ये पूरा पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट है। विंड स्पीड काफ़ी है, जहाँ की कुलावा में भी हम लोगों ने उसका विंड स्पीड काफ़ी देखा है। तो पूरे अगले 6 घंटे तक ये 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार से यहाँ पे विंड ब्लो हो सकते हैं। तो निसर्ग तूफान से तबाही का बेहद खौफनाक मंजर देखा गया। कई जगह तस्वीरें देखी, महाराष्ट्र से और मुंबई की भी तस्वीर देखी और गुजरात में भी इसका खासा प्रभाव देखा गया। गुजरात में तो स्थिति ये होगी कि कई गांव तक खाली कराने पड़े। 2 मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, परिचय आपका करा दूं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओपी सिंह जी पूर्व डीजी हैं एनडीआरएफ के, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गई। अंजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ओपी सिंह जी, आपके पास मैं आता हूं। सबसे पहले, आपने ऐसा तूफान क्या इससे पहले देखा है? क्योंकि अम्फान देखा हमने किस तरीके से उसने तबाही मचाई थी, और उसके बाद अब ये निसर्ग तूफान जिसने महाराष्ट्र और गुजरात में खासतौर पर बेहद उन इलाकों में सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। कितना खतरनाक ये तूफान है, मैं आपसे समझना चाहता हूँ थोड़ा सा ये, और ये कितनी तबाही आने वाले वक्त में और ज़्यादा मचा सकता है अगर ये रुका नहीं तो? आंसर के पहले एक छोटी सी पृष्ठभूमि देना चाहूंगा जी। 1999 में जब हमारा सुपर साइक्लोन उड़ीसा आया था, तो उस समय हमारे पास कोई प्रेडिक्शन नहीं था, कोई एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं था। एज अ रिजल्ट इवैक्यूएशन नहीं हो पाए थे और हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग रोबस्ट इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था। और यही कारण था कि लगभग 10,000 जानें उस सुपर साइक्लोन में गई। उसके बाद हमारे इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हुए और आज स्थिति ये है कि हमने साइक्लोन फाइलिन, साइक्लोन हुदहुद, साइक्लोन निसर्ग, इसके पहले अम्फन, इन सभी साइक्लोन्स में न केवल हमने इवैक्यूएशन बहुत ही बारीकी से कराया, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में इवैक्यूएशन हुए, और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि हमें बहुत ही एक्यूरेट प्रेडिक्शन मिल पाया आईएमडी के द्वारा। मैं समझता हूँ कि ये साइक्लोन निसर्ग जो है, जब हमारा लैंडफॉल प्रोसेस शुरू हो गया और अब ऐसा बताया जा रहा है कि तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की आशंका है, लेकिन हवाएं कमजोर हो गई हैं। इस निसर्ग साइक्लोन की जो गति है वो कम हो गई है। और जब हमारा ऑपरेशनल रेडीनेस ग्राउंड पे दिख रहा है, आप देख रहे हैं कि पिछले 48 से 96 घंटे तक हम लोग इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं, अपने प्रिपेयर्डनेस को दिखाया है। एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं, एनडीआरएफ की टीम्स डिप्लॉय हो गई हैं, कोस्ट गार्ड, नेवी, फायर ब्रिगेड, इन सबों की टीम्स जो हैं स्टैंड बाई में हैं। और साथ ही साथ हमारा जो भी इवैक्यूएशन प्रोसेस है, चाहे वो महाराष्ट्र का हो या गुजरात का हो, उन इवैक्यूएशन प्रोसेसेस में हमने लाखों लोगों को शेल्टर होम्स में किया। कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनको खाली कराकर हम लोगों ने, और खाली थी वो, उनको हमने शेल्टर होम्स बनाए। साथ ही साथ लो लाइंग एरियाज जो है, जहां वाटर लॉगिंग की स्थिति हो सकती है, उस पर भी हम काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं।
जैसा कि मौसम विभाग के द्वारा अनुमान लगाया गया है, पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट जो है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यदि हम ये कहें कि अभी भी खतरा हमारे हिसाब से टला नहीं है, ये जरूर है कि जो खतरा की आशंका की गई थी वो खतरे में कमी आई है। मुंबई जैसे शहर में जो कि कोरोना रेविस सिटी है और कोरोना से लड़ रहा है, अगर उसमें ये दोहरी माप हो जाता, दोहरा अटैक होता तो बहुत ही दिक्कत होती। तो मैं समझता हूँ कि मुंबई जैसे शहर के लिए बहुत खुशी की बात है कि उसका निसर्ग का जो एक खतरा है, जो सीवियर खतरा है, वो टल गया। लेकिन साथ ही साथ हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पोस्ट साइक्लोन फेज में जहां बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, बहुत सारे घर जो हैं वो फ्लैटन हो जाते हैं, पावर का, कम्युनिकेशन का, बहुत सारी चीजों की दिक्कतें होने लगती है। अब आप जान लें कि बारिश हो रही है, बारिश का एक बहुत प्रकोप होता है। मैं आपको बता दूं कि साइक्लोन में 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है। पहला कि विंड स्पीड क्या है, दूसरा रेंज की क्या स्थिति है, बारिश की क्या स्थिति है, और तीसरा स्टॉर्म सर्ज क्या होता है। ठीक है, हम लोगों ने विंड स्पीड पे देख लिया, अच्छी बात है, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है और बारिश की रफ्तार क्या होती है, उसकी पीरियोडिसिटी और इंटेंसिटी क्या होती है, इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि अभी खतरा नहीं है, हमें पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट पे ध्यान देना है। और यही कारण है कि एनडीआरएफ की टीम जो है, 40 टीमें या 45 टीमें जो लगी हुई हैं दोनों प्रांतों में और कुछ स्टैंड बाई में रखी हुई हैं। मुझे पूरा विश्वास है, मैं डीजी एनडीआरएफ रहा हूं, मुझे उन बच्चों पर, एनडीआरएफ की टीम्स पर पूरा भरोसा है और मैं समझता हूं कि उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, उनका जो रिलीफ वर्क होगा, उनका पोस्ट ऑपरेशन जो फेज होगा, जिसमें रोड्स को क्लियर करना, हॉस्पिटल्स जाने वाले सभी रोड्स को क्लियर करना और जितने रूफ टॉप्स पे गिरे हैं, छोटे छोटे डैमेजेस होते हैं, उन सबों को देखना, ये सब चैलेंजेस जो है हमारे पास रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि इसको करना अभी हमारे लिए आने वाले 3-4 घंटे का वक्त, और खासकर रात में यदि हमारा कम्युनिकेशंस नेटवर्क और हमारा पावर लाइनेज, पावर आउटेज अगर वो खराब नहीं हुआ तो मैं समझता हूं कि रात हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, आपसे और भी आगे जाएंगे ओपी सिंह जी, जानेंगे आपसे कि कितनी मुश्किलें रेस्क्यू में आती हैं, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा जब हवाओं की रफ्तार होती है तो मुश्किलें जाहिर तौर पर होती होंगी। एनडीआरएफ के लिए कितनी बड़ी चुनौती होती है, इस पर आगे चर्चा करेंगे। डॉक्टर अंजलि क्वात्रा भी हमारे साथ सेफ्टी एक्सपर्ट हैं, वो जुड़िए। डॉक्टर अंजलि, मैं आपसे समझना चाहता हूँ, इससे पहले आपने देखा इतना खतरनाक ये तूफान, क्योंकि बताया जा रहा है कि 100 साल का सबसे खतरनाक ये तूफान है निसर्ग, और जो हवाओं की रफ्तार है 100 किलोमीटर से ऊपर है। गुजरात और महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा इसका असर देखा गया, लेकिन मुंबई में आते आते बताया जा रहा है कि तूफान जो है वो कमजोर पड़ गया है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि खतरा टल गया? देखिए, खतरा और जो नुकसान हुआ है उसका अभी आकलन और होना है जी। इसलिए लोगों को ये हिदायत देनी चाहिए कि अभी बिल्कुल बाहर नहीं निकलें। और अभी जो पेड़ गिरे हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स गिरे हैं, उन सब से जो खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अक्सर तूफान के बाद जब लोग बेपरवाह होकर बाहर निकलते हैं तो बिजली की टूटी तार अगर गिरी हुई है और उस नीचे पानी के गड्ढे में उसमें करंट आ जाता है तो कई लोग इलेक्ट्रोक्यूट होकर मर जाते हैं जी। और इसके अलावा और ऐसे स्थिति में सांप बिच्छू भी बाहर आ जाते हैं। इसलिए लोगों को अपने घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहिए अभी, जब तक स्थानीय प्रशासन ऑल क्लियर नहीं देता जी। और निकले भी तो मजबूरी में तो मजबूत जूते पहन के और साथ में डंडा एक लेकर, क्योंकि अगर कोई तार हटानी है तो लकड़ी के डंडे से जी। हटा सकते हैं, या कोई सांप बिच्छू दिखता है तो उसको भी हटा सकते हैं। इसके अलावा जो पेड़ गिरे हैं उनसे रास्ते रुक गए हैं, सड़कें रुक गई हैं, उनको हटाने में बहुत समय लगेगा, इसलिए रास्ते अभी क्लियर नहीं हैं जी। साथ में जो बिजली की खंभे वगैरह गिरे हैं और बड़े पेड़ गिरे हैं, अगर वो किसी बिल्डिंग पे गिरे हैं और वो अगर ओल्ड स्ट्रक्चर है तो पुरानी बिल्डिंग की अभी भी कोई दीवार गिर सकती है, या और अभी जैसे लो लाइंग एरिया में जो घर थे जी। उनमें अभी भी नुकसान हो सकता है। तो जब लोग वापस भी आते हैं अपने घर में तो उनको बहुत एहतियात बरतनी होगी। जो बिजली के उपकरण चलाने से पहले देखना होगा कि वो सूख गए या पूरी तरह, ताकि उनसे झटका नहीं लगे। अपना गैस वगैरह का जो पाइपलाइन देखना होगा, कहीं उसमें क्षति ना पहुंची हो जी। इसलिए स्टोव जलाने से पहले एहतियात बरतनी होगी। और जो भी क्षति घर में या उनके जो कच्चे मकानों में हुई है उसको देखते हुए ही उनको उसमें मूव करना होगा।
जो कि अभी तो नहीं, कल से या कल रात से जो स्थानीय प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम उनको वापस पहुंचाएंगे जी। और उसमें बहुत सावधानी बरतनी होगी, प्रशासन को भी और जनता को भी। जी। डॉक्टर अंजलि, एक चीज़ आपसे और जानना चाहता हूं, कितने खतरनाक होते हैं इस तरीके के तूफान? क्योंकि अम्फान की तबाही हमने देखी, जब अम्फान तूफान आया था तो उस वक्त भी मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने लोगों को उस वक्त भी जागरूक किया कि किस तरीके से वो अपना बचाव करें ऐसे खतरनाक भयावह तूफान से। सवाल मेरा ये है कि ये जो तूफान, अब निसर्ग की अगर हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे जो खतरनाक तूफान होते हैं जिनकी हवाओं का वेग हम देख रहे हैं कि 100 किलोमीटर से ऊपर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, और अंजलि जो तस्वीरें आ रही है वो भी बहुत ज़्यादा डरा रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की हो, चाहे गुजरात की हो, चाहे देश के अन्य हिस्सों की हो, तो इससे अंदाज़ा लगाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है कि कितना खतरनाक है तूफान। सवाल ये है कि इस तरीके के तूफान कब तक अपना असर छोड़कर जाते हैं और कितने दिन इनका असर रहता है अगर ये तस्वीरें आ रही हैं, क्योंकि लोगों के मन में एक डर भी बैठा हुआ है, न जाने फिर दोबारा से कब ये तूफान ऐसा आ जाए, ऐसी तबाही फिर कब देखने को मिल जाए। देखिए, जो शंकर जी, अम्फन जो तूफान आया था वो बंगाल की खाड़ी में आया था और वहां पे तूफान अधिक आते हैं क्योंकि वहां पे जो साइक्लोजेनेसिस है वो अधिक होता है, गर्मी, क्योंकि ये सी सरफेस का जो टेम्परेचर है उससे तूफान पैदा होते हैं। जो अरब सागर की तरफ जो तूफान होते हैं उनकी इंटेंसिटी भी कम होती है और उसका फ्रीक्वेंसी भी कम होता है। ये मुंबई में जो आया है इसका असर, ये इससे पहले 1998 में आया था जी, और 1961 में आया था। तो यानी कि मुंबई में तूफानों का असर कम होता है। अक्सर जो अरब सागर के तूफान साउथ गुजरात को अधिक नाश करते हैं जी। तो ये देखने को आ रहा है कि पिछले 2019 जो साल से अरब सागर में भी 5 तूफान आए हैं, चाहे वो कम इंटेंसिटी के हैं। बंगाल की खाड़ी में जैसे बताया कि वहां तो सुपर साइक्लोन भी आया है, जैसे ओपी सिंह जी ने बताया कि सुपर साइक्लोन उड़ीसा का जो 1999 में जिसने इतनी तहस नहस की थी, अम्फन भी सुपर साइक्लोन ही कैटेगराइज किया गया था। निसर्ग का एक लेवल कम, सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म का लेवल है, तो ये भी बहुत खतरनाक था जी। मगर क्योंकि जो हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एरिया यानी कि मुंबई से इसका जो डायरेक्शन हटके साउथ की तरफ हो गया और रायगढ़ पे ज्यादा इसका असर हुआ, तो ये एक हमारी खुशकिस्मती की बात है। मगर फिर भी हमको ये याद रखना होगा कि क्लाइमेट चेंज के होते जी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पृथ्वी का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने से भी ये जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स यानी जो पानी हवा के जो आपदाएं हैं जी, जैसे तूफान, ये चक्रवात, बिजली गिरना, बाढ़ और हीट वेव और शीतलहर, ये सब बढ़ेंगे अब जी। इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी जी। तो इसके लिए तैयार होना अब प्रशासन के लिए बहुत जरूरी है। गुजरात पहले से ही काफी तैयार है क्योंकि वहां पे अक्सर जैसे बताया अरब सागर के जो तूफान वही हिट करते हैं जी। महाराष्ट्र को भी अब अपनी बढ़ानी पड़ेगी तैयारी इसके लिए, और इसके लिए जो मिटिगेशन मेजर्स हैं उसमें सबसे जरूरी तो इकोलॉजी का ध्यान रखना जी, क्योंकि वहां पे इकोलॉजी जो लो लाइंग एरियाज में है, लैंड रिक्लेम करके बिल्डर्स ने इतनी बिल्डिंग्स बना के कॉन्क्रीटाइज कर दिया है पूरा जी। और जो मैंग्रोव्स थे उनको काफी नुकसान पहुंचा है मुंबई के स्पेशली कोस्ट पे, तो वो हमें फिर से रीप्लांट करने चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में ये खतरा नहीं बने जी। जो ये पेड़ और वेजिटेशन होते हैं ये अंदर आने वाली हवा को उसकी एनर्जी कम कर देते हैं, स्पीड कम कर देते हैं, उससे नुकसान कम होता है जी। मगर क्योंकि हमने इकोलॉजी को छेड़ा हुआ है, कुदरत के साथ खिलवाड़ किया हुआ है, स्पेशली जो हमारे अर्बन एरियाज हैं उनमें जो पहले लेक्स थी मुंबई में सारी भर दी गई, तो पानी निकास का जो था या पानी ठहरा का जो इकट्ठा करने का जो जरिया था वो भी अब नहीं रहा, तो जो फ्लडिंग इससे ऐसे तूफानों से होगी वो भी बहुत भयावह हो सकती है जी। मुंबई ने तो 2005 फिर 2017 2019 में जो बाढ़ देखी है, इतने नुकसान देखे हैं, उसी से पता चलता है कि उनकी जो तैयारी अभी पूरी नहीं है। चाहे वहां पंप लग गए हैं पानी हटाने
के लिए, और जी जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स भी अच्छे ठीक कर दिए गए हैं। बस स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन्स पे ही सिर्फ नहीं डिपेंड किया जा सकता, इकोलॉजी को फिर से ठीक करना बहुत जरूरी है जी इसके साथ ही कम्युनिटी को भी पार्टिसिपेट करना होगा, यानी कि यहाँ की जनता को भी अब सतर्क रहना होगा। जो भी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं जी चाहे अपने ऑफिस घर हैं, चाहे जो लाइफलाइन स्ट्रक्चर्स हैं, चाहे अस्पताल, सड़कें, पुल बनते हैं, वो सब को अब हमें और मजबूत बनाना होगा जो इतने हाई स्पीड विंड्स को रेजिस्ट कर सके और उनमें डैमेज नहीं हो। बिल्कुल। हमारे देश के जो नेशनल बिल्डिंग कोड्स होते हैं वो उस स्थान के खतरों को मद्देनजर रख के दिए जाते हैं, और जो विंड स्पीड वहां पे आने का अंदेशा होता है उसका 1.3 से उसको गुना करके बिल्डिंग स्टैंडर्ड का अनुमान दिया जाता है। उसको हमें फॉलो करना जरूरी है क्योंकि ऐसे अब खतरे बढ़ने वाले हैं। बिल्कुल। और अगर बिल्डिंग डैमेज होती हैं तो खैर जाने बहुत अधिक जा सकती हैं। और साइक्लोन शेल्टर भी जिसमें जो अभी इस्तेमाल हुए हैं, जहां पे जनता को ठहराया गया, उसकी भी मजबूती देखना, चाहे वो स्कूल हैं या कम्युनिटी सेंटर हैं, उनकी भी साइक्लोन रेजिस्टेंस पावर कितनी है, ये जानकारी होना सरकार को, और उसके लिए स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे लौटेंगे और जानेंगे कि किस तरह से बचा जा सकता है इस निसर्ग तूफान और इस तरीके के तूफानों से। आप बने रहिएगा। ओपी सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी सिंह जी, हालांकि हमारी कई बार आपसे बातचीत हुई है दूसरे मुद्दों को लेकर, ये पहला ऐसा वक्त होगा जब हम तूफान को लेकर चर्चा कर रहे हैं। आप पूर्व डीजी एनडीआरएफ रहे हैं, कितनी मुश्किलें होती हैं ऐसे ऑपरेशन को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब रेस्क्यू करना होता है तो खुद की जान भी बचानी होती है, लोगों को भी बचाना होता है, और साथ ही साथ लोगों को सतर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। तो क्या मानते हैं आप, कितना चैलेंजिंग होता है खासतौर पर एनडीआरएफ के लिए इस तरीके के तूफानों से निपटने के लिए, और खासतौर पर ऐसे वक्त में जब हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर की हो? बिल्कुल सही कहा आपने। एनडीआरएफ की टीम जो है, एनडीआरएफ, इफ यू लुक एट एनडीआरएफ हमारा स्पेशलाइज्ड नेशनल फोर्स है, और वो एक मल्टी स्किल्ड है, मल्टी डिसिप्लिन्ड है, और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत ही हाईली टेक्निकल फोर्स है ये। और चैलेंजेस की अगर हम बात करते हैं तो जितने भी हमारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं उन सभी के चैलेंजेस अलग अलग हैं। अगर हम चक्रवात की बात करें, अगर साइक्लोन की बात करें, तो जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे चैलेंजेस जो है वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। अगर हम उनके विंड स्पीड को देखें, उनके स्टॉर्म सर्ज को देखें और रेंज को देखें, तो हमें फाइट करने के लिए इन तीनों फ्रंट पे हमें करना पड़ेगा। लो लाइंग एरियाज में अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो हम वाटर को कैसे हटाएं, वहां से फ्लश आउट कैसे करें। जो अनअटैच्ड मेटल ऑब्जेक्ट्स हैं वो मिसाइल्स की तरह उड़ने लगे तो उनसे हम कैसे बचने की कोशिश करें। जो हमारे फ्लैटिंग हाउसेस जो होने लगते हैं उनको हम कैसे वो करें। बहुत सारे ट्रीज जो है वो अपरूट हो जाते हैं, उनको हम कैसे प्रिवेंट करने की कोशिश करें या उसके बाद क्लियर करने की कोशिश करें। तो सबसे जो पहली प्राथमिकता चैलेंज जो चुनौती होती है एनडीआरएफ टीम को, वो है इवैक्यूएशन की। और वो इवैक्यूएशन अब हमने 3-4 सालों से एक एनिमल मैनेजमेंट भी, एनिमल डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कॉन्सेप्ट किया है कि न केवल ह्यूमन बीइंग्स को बल्कि हम एनिमल्स को भी इवैक्यूएट कराएं। और ये चूंकि हमारा पूरा देश जो है एक रूरल इकोनॉमी पे निर्भर करता है, जहां एनिमल्स का बहुत योगदान रहता है, तो गांवों में जहां इस प्रकार के चक्रवात जो कोस्टल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, उसमें एनिमल्स का भी वो है। तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम इवैक्यूएट कैसे करें, और उसके लिए जरूरी है कि हमें टाइमली इंफॉर्मेशन, टाइमली प्रेडिक्शन मिल सके हमें आईएमडी के द्वारा। दूसरी बात है कि उन इवैक्यूएटेड पीपल को हम कहाँ रखें। तो हमारा शेल्टर होम जो है वो इतना रोबस्ट होना चाहिए, इतना ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए कि हम उनके लिए खाने की व्यवस्था कर सकें, उनके मेडिकल रिक्वायरमेंट्स को देख सकें। और आजकल चूंकि पूरा देश जो है कोरोना की फाइट कर रहा है, तो उसमें हमें न केवल सोशल डिस्टेंसिंग की बात करनी है, न केवल हमें कॉन्टैक्ट को देखना है, न केवल हमें ये देखना है कि सभी लोगों को मास्क पहना जाए, क्योंकि हम डबल डैमेज नहीं करना चाहेंगे। तो ये चैलेंजेस हमारा अभी संप्रति इस समय में, ये चैलेंजेस नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के लिए जब रिस्पांस का काम होता है तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज है कि हम इस पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट को कितनी जल्दी नॉर्मलाइज करें। जैसा मैंने पहले कहा कि रोड्स पे जिस तरह अप्रूट हो जाते हैं ट्रीज या गिर जाते हैं मकान की तरफ से, जो कच्चे मकान है उनको हम कितनी जल्दी क्लियर करें।
आपको मैं बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम के पास बहुत स्पेशलाइज्ड विंग होता है, उनके पास बहुत टेक्निकल इक्विपमेंट्स होते हैं, तो 100 कटर्स होते हैं, बहुत सारे पंप्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसकी मदद से वो न केवल वाटर को फ्लश आउट करते हैं बल्कि रोड्स को भी क्लियर करते हैं। मुझे याद है जब मैं डीजी एनडीआरएफ था तो साइक्लोन हुदहुद में हम लोगों ने बहुत सारे पेड़ को क्लियर किया और वो उन रास्तों को क्लियर किया जहां पे हॉस्पिटल्स थे, यूनिवर्सिटीज थे, ताकि आवागमन की सुविधा बनी रहे और बनाया जा सके। एक तीसरा जो चैलेंज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी एनडीआरएफ को ये काम भी दिया जाता है कि आप रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन, फूड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। आंध्रा में, तेलंगाना में, जम्मू एंड कश्मीर में इन सब चीजों में भी इस चीज की दिक्कत पड़ी और हम लोगों ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। तो मैं समझता हूँ चैलेंजेस जो हैं बहुत हैं और उसमें इस बात का, जैसा आपने कहा कि चूंकि वी आर फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स, एनडीआरएफ की टीम जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर होती हैं, उनको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि उन्हें किस प्रकार बचाया जा सके, वो कैसे अपने आप को बचाते हैं। और आजकल उन्हें ट्विन चैलेंजेस है, दोहरी चैलेंजेस है, एक तो कोरोना से भी बचना है और दूसरा इनके ऑनसॉट से भी बचना है। तो मैं समझता हूँ चैलेंज जो चुनौतियां हैं वो बहुत ही व्यापक हैं और यही इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि भले वो कमजोर पड़ गया हो, भले मुंबई से खतरा फिलहाल टल गया हो, बट फैक्ट रिमेन्स कि अभी भी हमें 3-4 घंटे बहुत ही क्रूशियल पीरियड है जहां हमें वॉच करते रहना पड़ेगा। हमें लाइट की व्यवस्था करनी होगी, हमें कम्युनिकेशन लाइन जोड़ने पड़ेंगे, हमें कम्युनिकेशन के जितने भी वो हैं उन सबों को देखना पड़ेगा। एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम से हम लोगों को अवेयर कर सकें और कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम जो एनडीआरएफ की टीम का एक यूएसपी है। आप समझते हैं कि हम न केवल प्रोएक्टिवली डिप्लॉय होते हैं बल्कि हम पीस टाइम में अपनी कम्युनिटी फैमिलियराइजेशन प्रोग्राम्स भी करते रहते हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को अवेयर करते हैं कि डिफरेंट तरह के जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या सीबीआरएन डिजास्टर्स होते हैं उनमें हम कैसे डूज एंड डोंट्स का पालन करें। अभी आपने देखा होगा कि स्थानीय प्रशासन ने भी बहुत सारी चीजों को दिया है कि हमें इन सब जगहों, इस स्थिति में हमें क्या करना है, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार का अवेयरनेस बहुत जरूरी है और यही काम एनडीआरएफ का पोस्ट लैंडफॉल इफेक्ट में होना चाहिए और इसके लिए एनडीआरएफ की टीमें जो है लगी हुई हैं, जगह जगह पर लगी हैं और वो अपना काम कर रही हैं। बिल्कुल, ये बड़ी भूमिका भी एनडीआरएफ की होती है ओपी सिंह जी, आपने बताया, और चैलेंजिंग भी बहुत होता है कि कैसे ऐसे मुश्किल की घड़ी में खुद की भी रक्षा करें और लोगों को भी बचाना है। और खासतौर पर ऐसे कोरोना जैसे संकट में हम देखते हैं कि एक चैलेंज जो है वो बढ़ जाता है एनडीआरएफ के लोगों के लिए, खासतौर पर उस टीम के लिए जो रेस्क्यू करती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया ओपी सिंह जी। डॉक्टर अंजलि, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त देने के लिए। तो निसर्ग तूफान से हालांकि मुंबई आते आते कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन खतरा थोड़ा टला, लेकिन अभी भी आपको सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी।